तो बच्चों, मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं हर सैटरडे को एक टॉपिक करंट का लेके आऊँगा। तो आज वो समय फिर आ गया है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाने से पहले मैं अपने पीछे की एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसका संबंध उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो आपको याद करने में थोड़ा हेल्प करेगा। पीछे मेरे एक महान क्रिकेटर विराट कोहली, जो आप देख रहे होंगे, उनके हाथ में एक बोतल है और जिस ब्रांड की वो बोतल हाथ में लिए हुए हैं, वो ब्रांड की बोतल को मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एवियन ब्रांड। ये एक मशहूर ब्रांड है जो नेचुरल वाटर के लिए जाना जाता है और ये ब्रांड भारत में इसकी कीमत 600 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक की कीमत की बोतल। तो कई मीडिया में ये खबरें आई कि विराट कोहली जो है एक बहुत ही महंगा पानी पीते हैं और जो फ्रांस की एक एवियन ब्रांड की जो वाटर बोतल है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो बोतल है जिसको आप देख रहे होंगे, एवियन वाली ब्रांड, और इसको लेकर के मुद्दा उठा। तो क्यों ये ब्रांड इतना पॉपुलर रहता है, क्या वजह इस पानी में, ऐसा क्या खास बात है? तो इसके लिए इस पिक्चर को थोड़ा देखें कि ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोप के कुछ देश आपको दिखाई दे रहे होंगे और उन देशों में एक पर्वत है जो आल्प्स पर्वत, जिसको आप देख सकते हैं, आल्प्स माउंटेन, ये पूरा वो माउंटेन का रीजन है। और उस पर्वत में ग्लेशियर से पानी जो फिल्टर होकर के चट्टानों में निकलता है, तो वो बहुत ही नेचुरल और प्योर वाटर है। एक ऐसा पानी जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ही यूज़फुल माना जाता है, जिसका पीएच वैल्यू लगभग 7 के आसपास है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण पानी जिसकी ये बोतल बनाई गई है और उसकी एक ख़ास क्वालिटी है, जिसकी वजह से ये एक महंगा ब्रांड में आता है। तो इसी एवियन ब्रांड को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो है G7 समिट। चूँकि उसका एवियन से क्या संबंध है, तो G7 समिट जो 52वां समिट हुई है 52वीं 2026 में, वो फ्रांस के इसी शहर में हुई है। थोड़ा उस शहर पर नज़र डाल लेते हैं कि जैसा कि देख सकते हैं कि मैप में फ्रांस यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और इस देश की जो बॉर्डर जो देख रहे होंगे आप, बॉर्डर में स्पेन लगा हुआ है एक साइड में, यानी ईस्ट साइड में स्पेन है और उसके नीचे में अगर इधर देखें तो इटली टच करता है और इधर बगल में स्विट्ज़रलैंड टच करता है और एक बड़ी बाउंड्री इसकी जर्मनी के साथ है और एक छोटी सा देश लग्जमबर्ग और बेल्जियम भी इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो ये देश ऊपर में ये उत्तरी सागर नॉर्थ सी से घिरा हुआ है और उसके ऊपर इंग्लिश चैनल और उसके डिवाइड करने वाला जो ब्रिटेन यूके, ये दोनों के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक इंग्लिश चैनल। ये ज्योग्राफी जो आपको मैंने समझाई कि फ्रांस की भौगोलिक स्थिति और किस तरह वो यूरोप के महत्वपूर्ण देशों से घिरा हुआ है और उस देश में एक शहर जहाँ पर जो अभी मैंने इसकी एक कंपनी ब्रांड बताई वाटर की, एवियन लेस बेंस जिसका पूरा नाम है, और ये फ्रांस के ईस्ट साइड में स्विट्ज़रलैंड जो ओर से लगा हुआ है उसके बॉर्डर पे है और ये वो शहर है जो जहाँ पर G7 समिट की गई 52वीं। उस सम्मेलन में आप देख सकते हैं कि G7 के देश के साथ साथ कुछ इनवाइटी आउटरीच पार्टनर के तौर पर, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, उनमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया गया था और इसके अलावा कुछ अन्य देश जैसे केन्या है, मिस्र है, साउथ कोरिया है, इसके अलावा UAE है, इन देशों के प्रमुखों को भी इस समिट में बुलाया है। ये समय समय पर G7 के समिटों में जो है देशों को बुलाया जाता है और हम भारत के महत्व, जो बढ़ता ग्लोबल महत्व को देखते हुए 2019 से भारत को लगातार इस समिट में बुलाया जाता है। और अब जो है G7 से जुड़े हुए जो ये समिट हुई है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप देखें। ये महत्वपूर्ण फैक्ट G7 से जुड़े हुए, जिनमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि G7 समिट कहाँ पर हुई। तो ये वो समिट का नंबर है। अब तक जो समिट
51 हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले वाली जो समिट कनाडा में 2025 में हुई थी तो वो 51वीं थी, और ये जो समिट है वो 52वीं फ्रांस के जिस शहर में हुई है, तो वो अभी मैंने आपको ब्रांड दिखाया, एवियान शहर है। एवियान, उस शहर को हम एवियान लेस वेंस के नाम से बुलाते हैं। होस्ट कंट्री फ्रांस ही था, जिसके राष्ट्रपति होस्ट लीडर इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इसको होस्ट किया था, होस्ट लीडर के तौर पर थे। और ये समिट का जो समय है वो 15 जून से 17 जून के बीच में कराई गई थी 2026। 15 जून से 17 जून मीन्स 3 दिन ये समिट चली। और इसकी जो मेन थीम थी, यानी इस समिट के मुख्य विषय ग्लोबल सिक्योरिटी यानी वैश्विक सुरक्षा। जैसे कि आप ग्लोबल लेवल पर देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, ईरान का जो डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद, इसके अलावा यूक्रेन और रूस का 2022 से जो विवाद चल रहा है, ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी का मुद्दे थे जिनमें महत्वपूर्ण मुद्दों में आते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी के मुद्दे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जैसे आजकल सप्लाई चेन पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, जिस तरह से जो क्रूड ऑयल और बाकी चीज़ों की जो सप्लाई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो इन वॉर से प्रभावित हुई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे अफेक्ट हुई है, वो इसमें जोड़ा गया। और इसके तीसरा महत्वपूर्ण एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह इसका बढ़ता हुआ प्रभुत्व, उस पर भी इसको शामिल किया गया। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट और माइग्रेशन, चूँकि स्मगलिंग या ऐसा माइग्रेशन जो देश की सुरक्षाओं के लिए खतरा बनता है, उस माइग्रेशन के मुद्दे, प्रवासी जो आते हैं दूसरे देशों में जो रहते हैं, उनको लेकर के भी इस पर चर्चा की गई, और साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित विषय। तो ये इसकी थीम में ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एआई और ये यूक्रेन और मिडिल ईस्ट का जो विवाद है, इसके अलावा माइग्रेशन और हेल्थ के इशू को थीम के रूप में अपनाया गया। तो ये इसके एक महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस समिट के अंदर जो मेजर इशू डिस्कशन हुए, जैसा कि मैंने आपको अभी थीम में दिखाया है, वो मेजर इशू को एक बार फिर से नज़र डाल लें कि इसमें सबसे मेजर इशू एक तो जो यूक्रेन वॉर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन का एक लंबे समय से ये टकराव चल रहा है। 2014 से अगर इसको देखें कि रसिया ने जब यूक्रेन का एक क्षेत्र था क्रीमिया, और उस क्रीमिया क्षेत्र को जब एनेक्स किया, मतलब उसको अधिकृत कर लिया, कब्जा कर लिया उस पर, तो तभी से इस वॉर की शुरुआत हो जाती है। और रूस जो पहले G7 का एक पार्ट हुआ करता था, तब रूस के होने से G7 G8 के नाम से जाना जाता था, तो उसी समय से रूस को इस ग्रुप के देशों ने बाहर निकाल दिया और वो G8 से G7 रह गया। तो रूस 2014 में जब बाहर किया गया तो उसकी वजह थी क्रीमिया पर रूस के द्वारा किया गया कब्जा। फिर हम देखते हैं कि 2022 से, यानी ये फरवरी 2014 का विवाद था, और फिर फरवरी 2022 से रूस के द्वारा एक सैन्य मिशन यूक्रेन के खिलाफ किया गया। अब इसके लिए कुछ मुद्दे हैं उस समय मिशन के पीछे कि यूक्रेन का नाटो का मेंबर बनने के लिए प्रयास करना और नाटो क्लब में शामिल, चूँकि नाटो को रसिया अपना एक बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, जो यूरोपियन देशों का और अमेरिका के साथ मिलकर के एक सैन्य संगठन है, जो अगर किसी भी देश का अगर इस पर अटैक किया जाता है तो वो माना जाएगा सभी पर अटैक होता है। तो यूक्रेन जब उस देश में यूक्रेन अगर उस नाटो का मेंबर बनता है तो कहीं ना कहीं वो रसिया के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि सारे यूरोप के देश फिर रसिया के खिलाफ एक लामबंद हो सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उसे रोकने के लिए रूस ने 2022 से जो एक सैन्य मिशन यूक्रेन पर शुरुआत कर दिया, मिलिट्री एक्शन जो शुरू किया है, उसी का परिणाम है कि एक लंबा वॉर 2022 से जो अभी भी जारी है, 2026 तक चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा, उसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ईरान एंड मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व का क्षेत्र। जैसा कि हॉर्मुज स्ट्रेट आपने देखा काफ़ी चर्चा में चल रहा है, ये ईरान का और गल्फ़ कंट्री से जुड़ा हुआ, पर्शियन गल्फ़ जो वाला पार्ट है उससे जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। और इस पर इजराइल और ईरान का जो टकराव, जिसमें अमेरिका की एंट्री हो जाना, फिर अमेरिका और ईरान का जो टकराव, और ये टकराव जो है पिछले काफ़ी समय से चर्चा में है, और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी को खतरा पैदा हुआ है, सप्लाई चेन बाधित हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो डिमांड्स थे उनमें दिक्कतें आई हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के भी एक डिस्कशन हुआ था। हालांकि अब ये धीरे धीरे अमेरिका और ईरान की डील में सुलझ रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो जिसका बढ़ता हुआ प्रभाव, इसके महत्व को देखते हुए कई देश जो इसमें आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और विभिन्न देश इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको कैसे इसको विकास में योगदान में इसका सहारा लिया जाए और क्या क्या इसके सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विचार किया जाए, कौन कौन सी और भी तैयारियां हैं इसके लिए करना ज़रूरी है, तो इसको भी चर्चा का एक मुख्य विषय रखा गया। इसके अलावा नेक्स्ट इशू ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि इस समय ग्लोबली लेवल पर आप देख रहे हैं कि इस समय डिमांड जो है काफ़ी प्रभावित हो रही है, डिमांड का डाउनफॉल आया है, इस चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही हैं और सामान जो है महंगे होते जा रहे हैं। तो ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ग्लोबल इकोनॉमी। तीसरा अगला इशू था माइग्रेशन। माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, चूँकि इसमें दूसरे देश जहाँ पर कई जगह सिविल वॉर चल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में ये कई जगह पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी आतंकवादी घटनाएं या कुछ गृह युद्ध जैसी घटनाओं के चलते वहाँ से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन यूरोप और अन्य देशों में होता है। जैसे भारत के पास म्यांमार से, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो माइग्रेशन हो रहा है, तो ये माइग्रेटेड जो लोग हैं वो वहाँ उस देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं कुछ गलत तत्वों के आने से। तो इसको रोकने के लिए, इस तरह की समस्या को निपटने के लिए क्या उपाय किए जाएँ, इस पर विचार किया गया। अगला महत्वपूर्ण इशू पब्लिक हेल्थ। जैसा कि हमने 2019 में एक बड़ी महामारी को देखा जो शुरुआत हुई थी 19 से 20-21 में, ऐसी कई और भी बीमारियां हैं जिनके लिए प्रॉपर इलाज होने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, इस मुद्दे को भी इसमें शामिल किया गया कि G7 क्या है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ और क्यों हुआ। इसको जानने के लिए अब मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जानता हूँ। बैकग्राउंड में जानने के लिए हम पहले एक मैप को देखते हैं। ये विश्व का नक्शा, इसमें आप ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं, लाल रंग, जिसमें मैं आपको कुछ देशों को आइडेंटिफाई करूंगा कि लाल रंग में कौन कौन से देश हैं। जैसे ऊपर में ये देश कनाडा है, उसके नीचे आता है यूएसए। ये उत्तरी अमेरिका के दो महत्वपूर्ण देश, कनाडा और यूएसए। इधर हम देखें, ये यूरोप के कुछ देशों के इसमें पार्ट को रेड किया हुआ है। तो इसमें ब्रिटेन है, एक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और इधर एशिया वाली साइड में अगर नज़र डालो, एशिया वाली साइड में, तो इधर एक रेड कलर आपको नज़र आ रहा होगा, एक आइलैंड से, कई ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ देश, एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जो है जापान। तो ये अगला देश है हमारा जापान। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब 1973 में अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के कारण कई देशों में ये महंगाई और आर्थिक चुनौती, आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने लगी, विशेष तौर पर उस समय तेल की सप्लाई में एक बड़ा योगदान इन गल्फ कंट्रियों का था। तो वो तेल की सप्लाई जब स्लो पड़ी, क्योंकि उसकी एक वजह इजराइल का एक टेंशन थी और उसके कारण अरब देशों की लड़ाइयाँ हुई, इजराइल और अरब देशों के बीच में। तो उस इजराइल का साथ यूरोपियन और अमेरिकन देशों, अमेरिका ने किया, यूरोपियन देश और अमेरिका ने। तो उसके बाद उन देशों को पनिश करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए गल्फ देशों ने तेल के उत्पादन को कम कर दिया। और ऐसी स्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का उत्पादन कम हुआ, तो फिर आगे क्या होता है, संकट की स्थिति खड़ी होने लगी, क्योंकि डिपेंडेंसी मुख्यतः तेल पर यहीं से जुड़ी हुई थी। तो फाइनली इस तरह की चुनौतियों को सामना करने के लिए यूरोप के देश और अमेरिका ने मिलकर के ये एक मंच बनाया और उस मंच को फ्रांस की पहल से शुरुआत की गई। और उस मंच में शुरू में 6 देश शामिल हुए थे। उन 6 देशों में 4 यूरोप के ये देश जो आपके सामने लिखे हैं, यूरोप के 4 देश,
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और एक देश उसमें जापान, क्योंकि ये वो देश थे जो उस समय के सबसे ताकतवर डेवलप्ड इकोनॉमी के रिप्रेजेंट करते थे। और 5 देश के अलावा छठवां देश इसमें यूएसए। इस तरह से ये 6 देशों ने मिलकर के ये संगठन बनाया 1975 में। इसकी स्थापना हम कह सकते हैं ये कब हुई, 1975 में। अब उसके बाद 76 में इसमें एक और देश की एंट्री होती है, वो है कनाडा। यूएसए के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने कनाडा को दिखाया है, तो 7वां देश इसमें कनाडा शामिल हुआ। तो इस तरह ये एक ऐसा मंच बना, समूह, जो दुनिया के विकसित देशों का 7 देशों ने मिलकर के बना दिया। शुरू में स्थापना के समय 6 देश थे, बाद में एक देश और जुड़ा, कनाडा, अगले साल 1976 में। तो इससे इसकी संख्या G7 के नाम से जाना गया। लेकिन हम जैसे से आगे बढ़े, इसके रेगुलर समिटें होती थी, तो 1998 में एक और देश की एंट्री होती है, वो है रूस, जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। तो रूस जब इसमें शामिल होता है तो ये संगठन G7 की जगह पर G8 बन जाता है। G7 की जगह पर G8 बन गया। उसके बाद आगे जाकर के रूस और यूरोप के देशों के बीच तनाव, उनमें स्पेशली रूस का पड़ोसी यूक्रेन, उसके साथ तनाव 2014 में एक शुरू होता है। और उसकी वजह, उस तनाव की वजह थी, अगर उस तनाव की वजह को देखें तो क्रीमिया क्षेत्र जो यूक्रेन का पार्ट था, उस पर रूस ने फरवरी 2014 में अपने कब्जा कर लिया। इससे दोनों के बीच टेंशन शुरू हुई, लड़ाई हुई और फाइनली क्रीमिया किसके कब्जे में चला गया, रूस के में। तभी यूरोप के देशों ने इस घटना के बाद G8 जो संगठन था उसमें से रूस को बाहर कर दिया। और रूस को जब ये बाहर कर दिया तो फिर G8 से फिर से G7 रह गया। इसका मतलब रूस कब से कब तक इसका मेंबर बन के रहा है, तो हम कह सकते हैं 98 से लेकर के और 2014 तक रूस इसका मेंबर बना। तो ये रहा रूस का एंट्री और एग्जिट का टाइम, 98 और 2014। अब G7 में जो देश हैं, उन देशों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो ये दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाने जाने वाले देश, विकसित देश कहे जाते हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ा, लगभग 30%, ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 30% कंट्रीब्यूशन इन 7 देशों द्वारा किया जाता है। इसीलिए इनका महत्व इतना ज़्यादा है कि बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, जैसे UNO जो नीति तय करता है ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी जो एजेंडा होते हैं उन पर इन देशों का प्रभाव रहता है। और जब ये देश एक साथ मिलके कोई भी आपस में एक नीति बनाते हैं तो उस पर सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम होने की वजह से ये ग्लोबली अफेक्ट करता है। इसीलिए इनफॉर्मल मंच होने के बावजूद भी ये संगठन अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। अब इसको बारे में ये जान लें कि भारत जो है G7 पर कब से आना शुरू हुआ। यानी भारत को ये लोग एक आउटरीच पार्टनर या एक विशेष आमंत्रित सदस्य जो गेस्ट के तौर पर, अतिथि के तौर पर बुलाए जाते हैं, उस तौर पर भारत को बुलाता है। इसकी शुरुआत 2003 से होती है। तो पहली बार अगर हम देखें भारत की इसमें एंट्री जो हुई है, पहली बार भारत का इसमें जो एज ए पार्टनर के तौर पर प्रवेश हुआ है वो 2003 फ्रांस में जब इसका सम्मेलन हुआ था, तब भारत को इनवाइट किया गया था। फिर 2004 में नहीं बुलाया गया। फिर हम देखते हैं 5, 6, 7 और 8, यानी इस तरह फिर लगातार बुलाया गया। तो 2003 से 2008 के बीच में बुलाया गया, फिर भारत को इनवाइट नहीं किया गया। उसके बाद भारत की एंट्री अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो एंट्री है 2019 से, यानी 2019 से फ्रांस में सम्मेलन फिर होता है और उससे फिर भारत को इसमें बुलाया जाता है। और 2019 से लगातार 2026 तक जो सम्मेलन अभी फिर से फ्रांस में हुआ है,
एवियन में, तो भारत को भी अभी बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे और वो भाग लेने गए थे। अब इसके बाद भारत को समय समय पर इस सम्मेलनों में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाया जाता रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि भारत को क्यों इन्वाइट करते हैं। चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाला देश है और G7 वाले जानते हैं कि हम कोई भी निर्णय लेंगे तो भारत को इन्वाइट करके हमारे उस निर्णय को ज़्यादा सहमति ग्लोबली मिलेगी। तो भारत एक इसलिए भी, दूसरा भारत का एक इम्पोर्टेंस विभिन्न सेक्टर में देख रहे हैं। इकोनॉमिक लेवल पर भारत का उभरती अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत का बढ़ता हुआ महत्व और एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत जिस तरह से उभर रहा है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की भागीदारी जो देखी जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों को ज़रूरी बन जाता है कि भारत को G7 के एक स्पेशल इन्वाइटी में बुलाना। जैसा कि हम देखें कि जैसे पहला भारत को बुलाने के पीछे का एक इम्पोर्टेंस को देखें तो पहला ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ जिनको कहा जाता है वो भारत के अलावा अफ्रीकन देश और दक्षिण अमेरिकन देश, और ये देश मिलकर के इनकी अपना एक कॉमन एक आवाज़ है। ये कुछ अपनी कुछ डिमांड्स हैं जिनमें गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, तो उन आवाज़ को एक बड़े मंच पर उठाने का भारत एक मीडियम का काम करता है। तो ये एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है भारत। दूसरा, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, जैसा कि भारत एक ह्यूज मार्केट और साथ ही स्किल्ड वर्कफोर्स भारत के पास है और AI जैसी तकनीक और इसके अनुरूप जो इस तरह का वर्कफोर्स चाहिए वो भारत इसका एक भंडार रखता है। और साथ ही भारत में एक निवेश का एक महत्वपूर्ण सेंटर हो सकता है, क्योंकि भारत एक ह्यूज मार्केट और डिमांड का सेंटर है। तो इस तरह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और राइजिंग इकोनॉमी ग्लोबली देखते हुए भारत को बुलाना जरूरी बनता है। तीसरा, हम देखते हैं तकनीकी और डिजिटल क्रांति। जिस तरह से डिजिटल जो क्रांति बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि डिजिटल मिशन जो चल रहे हैं भारत में, जैसे UPI को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसके अलावा भारत का अगर आप इस क्षेत्र में जो उभार देख रहे हैं तकनीक और डिजिटल के क्षेत्र में, ये भारत को एक नई पहचान दे रहा है। इसलिए चौथा हम देख सकते हैं चीन एशिया की एक तेज़ी से उभरती हुई इकोनॉमी और जो पश्चिम यूरोप और अमेरिका को एक बड़ी चुनौती देती है, और भारत को ये देश G7 वाले उसका एक विकल्प के रूप में देखते हैं, क्योंकि चीन को कंपनसेट करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। तो ये भी एक है। और आज आधुनिक चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जलवायु परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाने में भारत का एक लीड रोल है। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा सोर्स, सोलर, विंड एनर्जी को प्रमोट करना, इस क्षेत्र में भारत का जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, तो उस कॉन्टेस्ट में और जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण बदलावों के संदर्भ में और उसकी सुरक्षा के संदर्भ में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि G7 का जो मंच है वो एक ऐसा मंच है जो ग्लोबल लेवल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका तय करता है विभिन्न मुद्दों पर जो आज की सबसे ग्लोबल चुनौतियां बनी हुए हैं, जिनमें एक तो सुरक्षा का मुद्दा है, इकोनॉमी दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये अगला, ऊर्जा सुरक्षा ये एक और देश की बढ़ती इकोनॉमियों के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसको हम कैसे सुरक्षित करें। जैसे कि अभी कुछ इंसिडेंट देखा होगा आपने कि भारत के 3 नाविकों की मौत हो जाती है जब वो एक शिप को लेकर के आ रहे थे। तो इस तरह इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार, तो ये जो और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो जिस तरह से वहाँ की भू राजनीति और रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र है। इसके लिए G7 का एक बड़ा रोल और साथ ही साथ भारत की बढ़ती ग्लोबल भूमिका को देखते हुए और भारत के एक महत्वपूर्ण नेता
के रूप में, नरेंद्र मोदी के रूप में उभरता हुआ नेतृत्व ये ज़रूरी बन जाता है कि G7 भारत के बिना कोई भी निर्णय लेता है तो वो निर्णय को उतनी वैधता ग्लोबली नहीं मिलेगी, उतनी सहमति नहीं मिल पाएगी जितनी भारत के साथ लेकर के हो सकती है। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि G7 का जो समिट है ये 52वां समिट था। इससे पहले 51वां कहाँ हुआ था? कनाडा में 2025 में। लेकिन नेक्स्ट समिट कहाँ होगा? 2027 में। तो ये चूँकि रोटेशन के आधार पर ये समिट होती है तो अगला जो समिट को होस्ट करेगा वो अमेरिका करेगा। तो ये हमने G7 को, उसके महत्व को समझा और G7 कहाँ हुआ है इसको जाना, और साथ ही G7 में भारत को क्यों इनवाइट किया गया और भारत को कब कब किस किस समय इनवाइट किया गया है इसको जाना। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे मैं इसी तरह एक और नए टॉपिक के साथ करंट के इशू को लेकर के फिर से आपके सामने आऊँगा।